हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और लोक स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक फाइनल लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने जो है डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सबको समझा था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले वो तो जान ले, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। तो चलिए पहले हम जानते हैं किसको, स्पेक्ट्रम को। किसकी बात करेंगे आज हम, स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, इट इज द ऑर्डर ऑफ कलर। मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है ऑर्डर ऑफ कलर। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कलर, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रिज्म रहता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहता है, प्रिज्म रहता है, 3D प्रिज्म होता है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास 3D प्रिज्म होता है ना। हम क्या करते हैं, इस 3D प्रिज्म में हम क्या करते हैं, एक वाइट लाइट को यहाँ पर डालते हैं, वाइट लाइट डालते हैं यहाँ पर। और हम क्या देखते हैं कि वो जो वाइट लाइट होती है वो यहाँ पर डिफरेंट मतलब कलर में बिखर जाती है, डिफरेंट कलर में बिखर जाती है। रेड में बिखर सकती है, ठीक है, येलो में भी हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है, पर्पल में भी हो सकती है। ऐसे ही करके डिफरेंट कलर में हमें लाइट्स जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ कलर जो ये निकला है ना, इसी को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। यही हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ये जो रीजन है ना, इसी को हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म के ऊपर हमने एक व्हाइट लाइट डाली, वो व्हाइट लाइट जो है डिफरेंट कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट कर गई, ठीक है। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ऑर्डर ऑफ कलर। तो आई होप आपको स्पेक्ट्रम पता चल गया होगा। अब जो स्पेक्ट्रम होता है ना, इसके भी टाइप होते हैं। अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इसके भी टाइप होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में भी, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम के भी फर्दर टाइप होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के भी टाइप होते हैं, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम नाम से ही पता चल रहा है, इमिशन मतलब यहां पर लाइट क्या करेगी, इमिट करेगी, निकलेगी, ठीक है, डिफरेंट कलर में निकलेगी। और इसी को हम कंटिन्यूस लाइन और बैंड में समझेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि डिफरेंट कलर की जो लाइट है उनको एब्जॉर्ब करा रहा है, ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने बताया था क्या होते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पहला टाइप है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर इमिशन वाले का पार्ट होगा तो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन वाले का पार्ट होगा तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। तो हमें ये बस जानना है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखिए, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, इसमें क्या होता है, ऑल दी सेवन कलर्स आर obtain all the seven color are obtained in a regular पैटर्न। मतलब अलग अलग नहीं होते, वो साथ में ही होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सनलाइट, अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है सनलाइट। तो सन से जो लाइट आती है, क्या वो हमें अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है, या सब लाइट्स मर्ज हो जाती है और एक सिंपल व्हाइट कलर हमें दिखाई देता है ना, वही होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक बल्ब की, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घरों में होता है, व्हाइट बल्ब या कोई सा ही बल्ब, उसमें क्या होता है कि हमें कैसा होता है, रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है लाइट्स का। जितनी भी कलर वाली जो लाइट है वो आपस में मर्ज हो जाती है और एक सिंगल लाइट जो है हमें दिखाई देती है, ठीक है। और कैंडल जो फ्लेम होती है ना, मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है, कैंडल फ्लेम जो होती है, उसमें भी सेम सिनेरियो होता है। उस फ्लेम में भी डिफरेंट कलर होते हैं, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न होता है, इसलिए हमें एक सिंगल कैंडल फ्लेम देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, सनलाइट हो गया, ठीक है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक कैंडल हो गई, क्या हो गई, कैंडल हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करेंगे, अगली बात करेंगे हम लाइन स्पेक्ट्रम। किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो एटम होता है ना, वो यहां पर जो भी कलर ऑफ लाइट इमिट करेगा वो शार्प लाइन होगी, ठीक है। मतलब ये पहली बात तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्रॉपर्टी होती है एटम की। इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है हमारी एटम की, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ठीक है। एक एटम ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब इसका मैं एग्जांपल सिंपल हिस्सा लेता हूं कि जो सोडियम होते हैं, सोडियम वेपर की अगर चलो बात करते हैं, सोडियम होता है, सोडियम वेपर जो होते हैं, ये क्या इमिट करते हैं। आपको पता है कि सोडियम जो होता है फ्लेमेबल, हमारे पास फ्लेमेबल एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। सोडियम को अगर हम ऐसे हाथ में रख दे तो एयर के कांटेक्ट में आती है, आग पकड़ लेता है, तो सोडियम एक फ्लेमेबल
हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। बट अगर उसने आग भी पकड़ी है तो वो काइंड ऑफ एनर्जी ही तो है। तो वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वो जो कलर इमिट कर रहा है वो कैसा है, वो है शार्प, है ना। तो इमिशन ऑफ शार्प लाइन, क्या बोल रहा हूँ, इमिशन ऑफ शार्प लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड कैसा रख दें, डार्क रख दें पीछे, जैसे ये हमारे पास पेज है, ठीक है, इस पेज को मैं डार्क कर दूं और यहाँ पर मैं एक सोडियम जो है सोडियम वेपर लूँ या फिर सोडियम का एक छोटा सा पीस लूँ, ठीक है, तो वो तुरंत क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल है, हाईली रिएक्टिव है। तो उसमें से जो कलर निकलेंगे, इसका हमें ब्लैक जो बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड है, उसमें हमें क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना। और वो कैसे होंगे, शार्प होंगे, शार्प लाइन हमें दिखाई देगी, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा इमिशन होगा, शार्प लाइन, कैसा इमिशन होगा, शार्प लाइन, एक शार्प लाइन हमें दिखाई देगी। चलिए, अब यहाँ पे सोडियम वेपर की बात हो गई। अब अगला जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है आखिरी, वो है बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। अब इस बैंड स्पेक्ट्रम में क्या खास बात है, देखिए जो ये बैंड स्पेक्ट्रम है ना, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल शो करते हैं, मॉलिक्यूल शो बैंड स्पेक्ट्रम। क्या मॉलिक्यूल शो करते हैं, मॉलिक्यूल शो करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, कलर जो होते हैं, कलर आर ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, हमें धारियों की फॉर्म में कलर देखने को मिलते हैं। बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज करती जाती है, इसकी इंटेंसिटी वन साइड या फिर वन एंड टू अनदर एंड। जैसे इसका सिंपल सा और बहुत क्लासिकल एग्जांपल है रेनबो, बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है रेनबो, ठीक है। अब रेनबो में क्या होता है, कि जो सनलाइट होती है, ठीक है, जो सनलाइट होती है जब वो एक वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, तो आपको पता है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों होता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर में, ठीक है, और उसी की वजह से रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब जो ये रेनबो है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो रेनबो में क्या होती है, धारियां होती है, रेनबो में ऐसी धारियां होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेनबो की, तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ये स्ट्रिप्स होती हैं। और जैसे कि मान लीजिए ये रेड कलर है इस स्ट्रिप में, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिप में जो है वो कैसा कलर है, येलो कलर है नेक्स्ट स्ट्रिप में, ठीक है, और अगली स्ट्रिप में एक हमें पर्पल कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर हमें डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और इसका क्लासिकल एग्जांपल है रेनबो। क्या है इसका क्लासिकल एग्जांपल, रेनबो, ठीक है। अब यहां पर मैं बताता हूं कि जो सन होता है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सन हमारा कौन सा, इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम शो करता है, तो सन हमारा शो करता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि सन से जो रेज निकलती है, सन से जो सनलाइट या रेज जो निकलती हैं वो स्प्लिट नहीं होती, वो क्या करती हैं, रेगुलर पैटर्न में होती है, सातों कलर जो होते हैं रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और हमें एक सिंपल सा कलर यानी कि व्हाइट कलर हमें शो होता है, ठीक है, विजिबल होता है। तो जो सन होता है वो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है, ठीक है। चलिए, यहां तक आप स्पेक्ट्रम को समझ चुके हैं, ठीक है, यहां तक आप स्पेक्ट्रम को समझ चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कब फॉर्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, साफ साफ पता चल रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन जो एटम है उसमें से ये रेडिएशन या रेज जो है निकल रही है, और उसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कब देखेंगे, हाइड्रोजन में से जो रेज है या जो रेडिएशन है कब निकलेगी, है ना, रेडिएशन काइंड ऑफ एनर्जी है ना, कब निकलेगी, तो ये निकलती है व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज pass through the gaseous हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब हम एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से पास करते हैं तो वो उन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करती है, इतना ज़्यादा एक्साइट कर देती है कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनर्जी या रेडिएशन एमिट करते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इट इज डिसोशिएटेड, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। इट इज डिसोशिएटेड एंड एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को तोड़ भी रहा है और एक्साइट भी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस ईएम वेव या ईएम रेडिएशन। अब ये ईएम रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी,
डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, यहां तक हमें पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में जब जब रेडिएशन रिलीज होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में रिलीज होती है। मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ और वो रिलीज हुआ, तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट पे होता है, और जब जब एक्साइट होता है तो वो हायर स्टेट यानी हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाता है। तो उन एनर्जी लेवल्स के बिहाफ पर हमारे पास कुछ लाइन्स बनती है, ठीक है ना, कुछ लाइन्स बनती है, कुछ सीरीज बनती है। अब हम उन्हीं सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम उन्हीं सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किसकी, N1 और N2 की, यानी कि लाइंस की या लेवल्स की। ठीक है, तो यहां पर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन, सीरीज ऑफ लाइंस को कंसिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं लाइंस के नाम लिखूंगा और यहां पर मैं ये लिखूंगा कि वो लाइंस कौन से जोन में आएंगे। ठीक है ना, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस। तो यहां पर मैंने किया है, यहाँ पे मैं लाइंस के नाम लिखूंगा और वो लाइन किन जोन्स में आएगी, ठीक है ना, किन जोन्स में आएगी वो लिखूंगा, और यहाँ वो किस लेवल से किस लेवल पे जा रही है वो हम लिखेंगे। N1 जो है वो ग्राउंड लेवल को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे है, और N2 हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस लेवल पे गया है या किस स्टेट में गया है। ठीक है ना, चलिए, तो अगर मैं लाइंस की बात करूं तो जो पहली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइमेन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमेन सीरीज या लाइमेन लाइन, लाइमेन सीरीज। ठीक है ना, और जो ये लाइमेन सीरीज है, जो ये हमारी लाइमेन सीरीज है, किस जोन में लाई करती है, ये लाई करती है यूवी रेस की जोन में। यानी कि ये लाइमेन सीरीज के पास कौन सी एनर्जी होगी, यूवी की एनर्जी होगी, अल्ट्रावायलेट एनर्जी होगी। ठीक है ना, इसलिए यूवी रेस की जोन में लाई करेगी। ठीक है ना, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रेजेंट कहाँ होगा, पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा फर्स्ट स्टेट में, फर्स्ट लेवल पे, और इसमें फर्स्ट मतलब 2 3 4 इनफाइनाइट लेवल से ये फर्स्ट स्टेट पे आएगा। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट किसी भी स्टेट में होगा एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन, वो अपना ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट पे ही आएगा। ठीक है, इसको हम और आगे समझेंगे अच्छे से। अभी हम एक काम करते हैं, हम सारी सीरीज और उसके जोन्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, सारी सीरीज और उसके जोन्स लिख लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन होगी लाइमेन लाइन या लाइमेन सीरीज, सेकेंड होगी बामर सीरीज, थर्ड हमारे पास हो गई है पश्चिम सीरीज, फोर्थ है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, एंड फिफ्थ है हमारे पास पी फंड सीरीज, एंड द लास्ट वन सिक्स्थ है हमारे पास, सिक्स सीरीज है हमारे पास हमफीज सीरीज। अब अगर मैं बात करूं कि ये सीरीज किन किन जोन्स में लाई करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये ना भूलें आप। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि लाइमेन सीरीज है, लाइमेन लाइन जो है वो किस जोन में लाई करती है, तो वो यूवी जोन में लाई करती है। ऐसी जो बामर सीरीज है वो लाई करती है विजिबल, मतलब इसमें जो आपको स्पेक्ट्रम होगा वो दिखाई देगा, यूवी में दिखाई नहीं देगा। लेकिन बामर सीरीज में, अगर बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन होगा, बामर लाइन पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपको जो एनर्जी इमिट होगी, जो रेडिएशन या स्पेक्ट्रम बनेगा वो आपको दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो विजिबल रेस का होगा, विजिबल जोन में लाई करेगा, इसलिए वो आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन की बात करें तो वो इंफ्रारेड होगा। कैसा होगा, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड होगा। चलिए, ये भी ब्रैकेट वाला भी इंफ्रारेड है। ठीक है, पी फंड वाला भी इंफ्रारेड है और हम्फी वाला भी इंफ्रारेड ही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये N1। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना N2 से वापस, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होगा तो वो एक्साइट होके भले ही अपने हायर स्टेट पे चला जाए, यानी कि मान लीजिए वो ग्राउंड स्टेट पे, उसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, अब वो एक्साइट हुआ, वो सेकंड ऑर्बिट पे चला गया, थर्ड ऑर्बिट पे चला गया, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट पे चला गया, लेकिन वहां पर वो टिकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लगातार उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा और वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी है, वो चेंज नहीं होती। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि N1 फिक्स रहेगा, N2 कैन बी चेंज, N2 चेंज हो सकता है लेकिन N1 चेंज नहीं होगा। तो अगर हमारा N1 जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे इनफाइनाइट पे क्यों ना हो, वो लौट के फर्स्ट ऑर्बिट में ही आएगा, और अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो जो वो एनर्जी इमिट करेगा वो यूवी रेज में लाई करेगी, और वो सीरीज कहलाएगी लाइमेन सीरीज। यहां तक क्लियर है। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में आके रुक जाता है, किस में आके रुक जाता है, सेकंड ऑर्बिट में आके रुक जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट पे नहीं आता, सेकंड ऑर्बिट में आके रुक जाता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो विजिबल रेज में लाई करेगी और वो सीरीज कहलाएगी बामर सीरीज। ठीक है, N2 कुछ भी हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो 1 नहीं होगा। N2 हमेशा क्या होगा, N1 प्लस 1 और सोन। ठीक है ना, टू इनफाइनाइट, मतलब N2 जो होगा वो N1 से ज्यादा होगा और इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही
अब आप नेक्स्ट समझ गए होंगे कि इंफ्रारेड में नेक्स्ट कौन सी है, पास्चन सीरीज। तो ये इंफ्रारेड में लाई करेगी। इसमें जो ग्राउंड स्टेट होगा वो N3 थर्ड ऑर्बिट होगी, और ब्रैकेट में N1 जो होगा वो फोर्थ ऑर्बिट होगी, पी फंड में N1 फिफ्थ ऑर्बिट होगी, और हम्फी में N1 सिक्स्थ ऑर्बिट होगी। यहां तक क्लियर है। और N2 कैन बी 4, 5 एंड सोन इनफाइनाइट, यहाँ पर 5, 6 एंड सोन टू इनफाइनाइट। ऐसे यहाँ पर क्या होगा 6, 7 एंड सोन टू इनफाइनाइट, एंड यहाँ पर 7 या फिर सोन टू इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, लेकिन लोड के वो जिस ऑर्बिट में आएगा उस पर डिपेंड करता है कि सीरीज कौन सी होगी या फिर लाइन कौन सी होगी। अगर वो लोड के N1 पे आता है तो लाइमन सीरीज होगी, लोड के N2 पे आता है यानी कि सेकंड ऑर्बिट में आता है तो बामर सीरीज होगी, लोड के थर्ड ऑर्बिट में आता है तो पास्चन सीरीज होगी। और हमें कैसे पता चलेगा पास्चन सीरीज है, क्योंकि वो इंफ्रारेड एनर्जी को एमिट करेगा। यहां तक क्लियर है। अगर फोर्थ ऑर्बिट में लोड के आता है तो देखिए, मान लीजिए वो किसी भी इन्फाइनाइट पे था और वो लोड के जब आया, लेकिन उसने इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है इंफ्रारेड जोन में आके वो गिरा, इंफ्रारेड जोन में आके वो रुका। लेकिन अब हम कंफ्यूज है कि वो पास्चन है, ब्रैकेट है, पीफंड है, हम्फी है। तो बस हमें देखना है कि उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी है। अगर उसकी ग्राउंड स्टेट 4 है और इंफ्रारेड है तो वो ब्रैकेट होगा, अगर ग्राउंड स्टेट 5 है इंफ्रारेड है तो पीफंड होगा, ग्राउंड स्टेट 6 है इंफ्रारेड है तो हम्फी होगा। डिपेंड ऑन द ग्राउंड स्टेट की N1 क्या है। N2 कुछ भी हो सकता है, N2 हमेशा N1 से ज्यादा होगा और कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रही है पूरी सीरीज N1 पे। ठीक है, और जब वो N1 पे, N2 पे, N3 पे, N4 पे, ऐसे मतलब N1 मान लीजिए 1 है, N2 मान लीजिए 2 है, N1 मान लीजिए 3 है। ठीक है, N1 मान लीजिए 1 है तो यूवी रेस रिलीज करेगा, N1 मान लीजिए 2 है तो विजिबल रे रिलीज करेगा, N1 मान लीजिए 3 है तो इंफ्रारेड रिलीज करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी सीरीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बार हम इसको प्रैक्टिकली लाइन ट्रांजिशन समझ लेते हैं, लाइन ट्रांजिशन को समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं लाइमन सीरीज है, 4 लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा 4 लाइमन। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं 5 मैंने लाइंस बना ली हैं, 5 मैंने लाइंस बना ली हैं, 5 मैंने लेवल्स बना लिए। ठीक है, दिस इज द N, ये ऑर्बिट्स हैं, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब मैं कहता हूं मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर फिफ्थ ऑर्बिट में आ गया, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्ट, कहीं रुक नहीं रहा। मैं पहले बोला कहीं नहीं रुक रहा, वो डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो यहां पर ये कौन सी, ये फोर्थ लाइन है। क्यों? क्योंकि देखिए फिफ्थ से 1 की तरफ लौटा तो कितना कवर किया, 1 2 3, 1 2 3 4 और फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट में है, वो यहां से चलता है, सेकंड को क्रॉस करता है, थर्ड को क्रॉस करता है और अपनी ग्राउंड स्टेट पे आकर रुकता है। ठीक है, फोर्थ थी उसकी N2, ये N2 है। ठीक है, ये जितनी भी N2 है और हमारी N1 फिक्स्ड है कि वो 1 है। ठीक है, और यहाँ से 1 पाया तो भी लाइमन सीरीज, या यहाँ से 1 पाया तो भी लाइमन सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, तो लाइमन में हमें टोटल 4 लाइन देखने को मिली है। ठीक है, अगर यही मैं इसको बामर के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, फॉर बामर। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बना लेते हैं। अब यहां पर मैं कह रहा हूं दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अब हमारी जो N1 है यहां पर अब 2 हो गई, 1 से चेंज होकर क्या होगी, 2 हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारा चाहे 6th ऑर्बिट में ही क्यों ना हो, वो कहां आएगा, सेकंड में आएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। चाहे वो हमारा 5th ऑर्बिट में ही क्यों ना हो, वो कहां आएगा, सेकंड में आएगा। क्लियर हो गया। अब चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं 3rd ऑर्बिट में ही क्यों ना हो, वो कहां आएगा, सेकंड में आएगा। और लास्ट हमारा अगर वो कहाँ होगा, लास्ट अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए 3rd ऑर्बिट में हो, लोड के सेकंड में आया, तो भी हमारी बामर सीरीज होगी। हमारा N2 फिक्स है और इसी N2 के लिए क्या है, बामर सीरीज बनी है। क्लियर हो गया। और सॉरी N1 हमारा 2 है और इसी 2 के लिए हमारी बामर सीरीज बनी है कि कोई भी हायर स्टेट हो, हमारा इलेक्ट्रॉन लोड के जो है वो ग्राउंड स्टेट यानी कि सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो बामर सीरीज बनेगी, और जो एनर्जी निकलेगी वो विजुअल स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। ठीक है, ऐसे ही आप पास्चन सीरीज के लिए बना सकते हैं, ब्रैकेट के लिए बना सकते हैं, और हमारे क्या बोलते हैं हम्फी के लिए बना सकते हैं। तो एक इंफ्रारेड का और मैं बनाता हूँ। इंफ्रारेड के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 पास्चन बना लेते हैं, 4 पास्चन के लिए बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर जो N1 है वो हमें क्या रखनी है, पास्चन के लिए हमें N1 रखनी है 3। ठीक है, N1 हमें क्या रखनी है 3, बाकी जो होगा वो सेम रहेगा 4 5 और 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा जो है चाहे वो 6th ऑर्बिट में हो, चाहे 5th ऑर्बिट में हो, चाहे 4th ऑर्बिट में हो, है ना, वो लोड के हमेशा कहाँ आएगा, 3rd ऑर्बिट में आएगा। कहाँ आएगा हमेशा लोड के, वो आएगा हमेशा 3rd ऑर्बिट में ही लोड के आएगा। ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल यानी कि N1 हमारा 3rd है तो हमारी सीरीज कौन सी होगी, पास्चन सीरीज होगी, और रेज कौन सी होगी, इंफ्रारेड रेज होंगी। क्लियर हो गया। यहाँ पर लाइमन के लिए कौन सी है, यूवी रेज, बामर के लिए कौन सी है, विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर। चलिए ऐसे ही हमारा क्या होगा, ब्रैकेट के लिए हम N1 क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे, और चाहे हम 6 7 5 किसी भी ऑर्बिट से लाएं वो 4 पे आके रुकेगा, तो पीफंड सीरीज ओ ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी। ऐसी पीफंड, ऐसी हम्फी। आई होप आपको स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करते हैं, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे आएंगे, क्वेश्चंस आंसर के लिए जरूरी है ये। ठीक है, उससे पहले मैं बस आपको पीछे का जो लेक्चर था उसका एक पॉइंट रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि
एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी किसी भी रेडिएशन की, किसी भी रे की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो क्या हमें बताती है कि उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, उस रेडिएशन की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ कम। इसका मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ कम होगी। यहां तक समझ में आ रही बात? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, लंबाई जितना जो वेवलेंथ है जितनी ज्यादा होगी किसी वेव की, किसी रे की, उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। अब यहां पर अगर मैं विबग्योर की बात करूं, जैसे कि यहां पर आपने देखा होगा विबग्योर, क्या बोल रहा हूं मैं? विब GYOR। अब ये किस ऑर्डर में? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आप जानते हैं कि जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। रेड वाली की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी उतनी कम है। लेकिन वोलेंट वाले की वेवलेंथ बहुत कम है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब आपको बात समझ में आई? ये विबग्योर का ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें स्पेक्ट्रम लाइन में आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं? देखिए स्पेक्ट्रम लाइन में हम नोटिस कर रहे हैं कि फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट तक जो दूरी तय करी वही तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की। तो हमें ये अब तय करना है कि हमें वेवलेंथ निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, ठीक है ना। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? अब हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एमसीक्यूज में, आपके डायरेक्ट वाइवाज में, क्वेश्चंस में पूछा गया, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू RZ² और ब्रेक इट 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेवलेंथ के लिए। क्लियर होगी आपको बात? अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है। यहां पर जो Z है वो है हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। R जो है वो है हमारा रिडरबर्ग्स कांस्टेंट। क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। और यहां पर जो हमारा N1 और N2 है वो क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये तो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट यानी कि N1 पे आने के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है, उसे वेवलेंथ कह दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस वाले लाइमेन, जो यहां पर जो लाइमेन है, या फिर चलिए काम करते हैं बामर को देखते हैं। देखिए बामर को देखिए, बामर में क्या है? N1 हमारा है 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट, यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल। अब सेकंड एनर्जी लेवल से हम कह रहे हैं 6th एनर्जी लेवल से कोई सेकंड पे आ रहा है, तो बीच में 5 4 3 भी तो है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये तो हमने काउंट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि 4 स्पेक्ट्रल लाइन है। बामर सीरीज के लिए 4 स्पेक्ट्रल लाइन है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ना बताया जाए कि बामर सीरीज है, लाइमन सीरीज है, कुछ भी हमें नहीं बता रहा, बस हमें वो बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बस आप बताइए कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? क्या कोई फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का? बिल्कुल है। तो यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है, क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम कैलकुलेट करते हैं n-1/2। क्या करते हैं? n-1/2, और n यहां पर है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में, मैं बोल रहा हूं इफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में है, तो हम n की जगह 4 रख देंगे। 4 × 4 - 1 3, तो 3 और 4 3 × 4/2 2 टू कर गया, तो टोटल 6 आ गया। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमारी बनेगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हाँ इतना वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्पेक्ट्रल लाइन का ही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। एन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो हमने स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ देख ली, स्पेक्ट्रल लाइन कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी उसका फॉर्मूला देख लिया। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये जो जितने भी हमने अभी तक पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। चलिए देखते हैं, एक मिनट। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ये लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट। वो फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय इट। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड होगी या कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी?
ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा स्पेक्ट्रल लाइन का। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या था? स्पेक्ट्रल लाइन का हमारे पास फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1/2। और n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट हमें कितनी दे रखी है? 4। तो बस रख दीजिए 4 ब्रैकेट 4 माइनस 1/2। 2 से 4 कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रही है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 4, फोर्थ ऑर्बिट इज 6। ठीक है, तो ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमारी बनेंगी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूं वो आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पर साथ ही साथ वो क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में, आपके नीट में और आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को सीरियस लेना और ध्यान से करना। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर हाइड्रोजन एटम हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमेन सीरीज। ठीक है, अब यहां पर ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ठीक है, तो मोर विल बी द वेवलेंथ, मिनिमम विल बी द एनर्जी, उतनी ही एनर्जी कम होगी। ठीक है ना, और मोर विल बी द एनर्जी, तो कितनी वेवलेंथ होगी वो उतनी ही कम होगी। ये हमको पता है इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये उसकी ऑर्बिट है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब मैं कहता हूं इस इलेक्ट्रॉन को ना हमें ऐसे फ्री करना है कि वापस कभी इस एटम के पास ना आए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए? इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हमें एनर्जी से कैसे देनी पड़ेगी? मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वो जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके और फ्री होके मैक्सिमम दूरी तक चला जाए, ताकि वो वापस इस एटम के पास ना आए। तो हमें इसे मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी उस एनर्जी की? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, तो बस आप समझ गए। इसके लिए हमें क्या है? मैक्सिमम एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि वेवलेंथ का हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि n1 क्या लेंगे और n2 क्या लेंगे। ठीक है, n1 क्या लेंगे और n2 क्या लेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला? हमें बस इतना याद रखना है कि हमें मैक्सिमम एनर्जी के लिए n1 n2 देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमम एनर्जी के लिए n1 n2 देखना है। तो n1 तो लाइमन सीरीज में फिक्स्ड होती है, वो 1 रहती है। तो n2 क्या लेंगे? n2 हमारे पास होगी इनफाइनाइट, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी देने के बाद तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पर चला जाएगा ना। ठीक है, और उस मैक्सिमम एनर्जी हम देंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, मैक्सिमम एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इधर से आप समझ सकते हैं। तो बस आपको n2 पता चल गई, n1 पता चल गया, उसको यहां पे पुट करना है। तो r की वैल्यू अभी मैं नहीं रख रहा हूं। z हमारे पास 1 की पावर स्क्वायर यानी एटॉमिक नंबर हो गया हाइड्रोजन का 1, और ब्रैकेट n1 है 1 का होल स्क्वायर माइनस n2 हमारा इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब r इंटू 1। ठीक है, ब्रैकेट, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर जो होगा 1 ही आएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो वेवलेंथ है वो क्या आ गई? 1/λ इज इक्वल टू r। तो अगर इधर से मैं कैलकुलेट करूँ तो वेवलेंथ हमारे पास आ गई 1/r। क्या आ गई? 1/r। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रेडरबर्ग्स कांस्टेंट रख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू होती है 109,677। कितनी होती है? 109,677। तो चलिए रख देते 1/109,677। अगर मैं रखूंगा तो अप्रोक्स वेवलेंथ जो है मेरे पास आ जाएगी कितनी? 911.72। तो मेरे पास जो वेवलेंथ आई वो आ गई 912 मीटर। ठीक है, तो ये मिनिमम वेवलेंथ है किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, मिनिमम वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, अब मैक्सिमम की तरफ बढ़ जाते हैं। किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, तो अब हम करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट longest wavelength for लाइमेन सीरीज। ठीक है, बस हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब मैंने आपको क्या बताया? आपको बस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखना है, फॉर्मूला आपको वेवलेंथ वाला लगाना है। ठीक है, तो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? h/λ। तो यहां से हमें पता है कि एनर्जी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम, लेकिन अगर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी लाइमन सीरीज में कब होगी? देखिए, ये हमारे पास n1 वो है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, और ऐसे ही सोन में बना रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए? मिनिमम वेवलेंथ। तो हमने क्या बोला? मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी तब मिलेगी ना जब हमारा इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे होगा, तो यहां पर मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। और अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, और मिनिमम एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आ सकता है। यही तो मिनिमम एनर्जी का काम होगा कि मिनिमम एनर्जी से वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी है। तो इसके लिए हमारी क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको n1 पता चल गया और n2 भी हमें पता चल गया, वो है 2। तो n1 है हमारे पास 1 एंड n2 हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। देखिए, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, मोर विल बी द एनर्जी, मिनिमम विल बी द वेवलेंथ। तो बस आप एनर्जी याद रखिए, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपका खुद लग जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए थी, तो हमने बोला कि मैक्सिमम एनर्जी होगी। और मैक्सिमम एनर्जी कब लगेगी? मान लीजिए हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऐसा होना चाहिए इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ, तभी तो मैक्सिमम
मैक्सिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हो कि वापस लौट के ना आए, मतलब इनफाइनाइट पे चला जाए, तो उसे मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। मिनिमम एनर्जी में तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ जंप कर सकता है, यही तो होगी मिनिमम एनर्जी, कि जब वो एक्साइट हुआ तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ चला गया, और जब अपने उसने एनर्जी लूज करी तो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आ गया। ये मिनिमम एनर्जी का काम है। और मैक्सिमम में क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा हम उसे एनर्जी दे दें कि वो अपना ऑर्बिट छोड़ के इनफाइनाइट दूरी पे चला जाए, तो उसके लिए हम उसे मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर वो इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, और तब वो इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल आपको वेवलेंथ देखनी है। मैक्सिमम एनर्जी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। N1 N2 आपको मिल चुके हैं, तो बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/λ r z स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, आपको पता है। ठीक है, और r की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अभी बाद में रखेंगे 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 1/वेवलेंथ बराबर r ब्रैकेट 1 माइनस 1/4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो r इंटू 4 माइनस 1 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 3r/4। और अगर मैं वेवलेंथ निकालूं तो वेवलेंथ मेरे पास आ जाएगी 4/3r। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी 4 लाइमन सीरीज। लेकिन ज़्यादातर आंसर आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर मैथमेटिकली नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4/3 1/r, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि 1/r की वैल्यू जो है हमने ऊपर ही कैलकुलेट करी है, वो कितनी थी 912। तो यहाँ 1/r की वैल्यू रख दीजिए, तो वेवलेंथ बराबर हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 1/r यानी कि 912। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 304, और मल्टीप्लाई करने के बाद 612 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में हम लेंगे, ऊपर मैंने मीटर लिख दिया था, सॉरी, वो एंगस्ट्रॉम में हम लेंगे। ठीक है, बस ये देखिए यहाँ पर मैंने किया है, ये मेरे पास वेवलेंथ आ गई 4/3r। इसको मैंने जब मैथमेटिकली सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए लाइन स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए क्वेश्चन। हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल ली, हमने वेवलेंथ निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ना एक छोटा सा और बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि ये तो हमने किसके लिए कर लिया, हमने कर लिया हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज के लिए। लेकिन कभी भी क्वेश्चन बार्मर सीरीज पे भी आ जाता है। किस पे आता है, बार्मर सीरीज पे आता है। तो एक क्वेश्चन हम बार्मर सीरीज का भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बार्मर सीरीज का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास बार्मर सीरीज का यहां पर आ रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि विच ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन सेम वेवलेंथ एज द बार्मर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया है कि दो सिचुएशंस हमें दे रखे हैं, और इसके ऑप्शंस भी मैं आपको देता हूँ। एक काम कीजिए, आप भी इसको सोल्व कीजिए, फिर मैं भी सोल्व करता हूँ। ए हमारे पास है n4 to 3, ठीक है। बी हमारे पास है n3 to 2, सी हमारे पास है n4 to 2, और डी हमारे पास है n2 to 1। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए। तो एक काम कीजिए, आप भी इन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है, और पोस्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या था, और मैं भी इन्हें सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वेवलेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी इस एनर्जी लेवल्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम वेवलेंथ निकालते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी, यहाँ क्या बोला था कि एज द बार्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर एटम बदल दिया, हाइड्रोजन की जगह हीलियम एटम ले रखा है n4 और n2 के लिए, ठीक है ना। n जो है 4 की वैल्यू और n1 जो है 4 की वैल्यू और n2 जो है 2 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसके लिए हमें हीलियम स्पेक्ट्रम दे रखा है और बार्मर ट्रांजिशन दे रखा है। तो पहले हमें इसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर 1/λ r और z की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n1 क्या रखेंगे 2,
ठीक है, माइनस N2 क्या रखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि बामर सीरीज में जो N1 होता है, बामर सीरीज में जो N1 होता है वो 2 होता है और ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है हमारा फिक्स्ड होता है, ठीक है। और N2 कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5 एंड सो ऑन। N2 चेंज हो सकता है लेकिन N1 फिक्स रहेगा। तो N1 हमें दे दिया 2 और N2 में दे दिया 4। यहाँ पर इसीलिए नंबर नहीं डाला ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ताकि आपको अब वो देखना चाहता है कि एग्जामिनर कि आपको पता है कि N1 हम क्या लेंगे स्मॉल N2 क्या लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर 4R इंटू ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/16 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4R इंटू यहाँ पर 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4R इंटू 3/16, ठीक है। और ये मेरे पास वेवलेंथ आ गई 4R इंटू 3/16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से ये कट जाएगा कितने टाइम में 4 टाइम में और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 3R/4, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ देखूँ तो मेरे पास 1/λ आ रहा है 3R/4, ये मेरे पास आ रहा है 1/λ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मुझे बस चेक करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कि किस स्पेक्ट्रम में मेरे पास 1/λ 3R/4 आएगा, ठीक है, 1/λ 3R/4 आएगा। और अगर आपको याद हो तो अभी हम पीछे सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए करके आए हैं। उसमें क्या था, हमने क्या लिया था 1/λ R इंटू Z, हम क्या लेंगे 1 का होल स्क्वायर। अब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसने पूछा था किस वेवलेंथ के लिए सेम स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, किस हाइड्रोजन एटम की किस वेवलेंथ के लिए हमें सेम स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, जो कि N1 पे हीलियम के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए इंटू 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये R इंटू 1 माइनस 4, ठीक है, R इंटू 4 माइनस 1/4, ठीक है। और यहाँ आ गया 3R/4 1/λ और ये हाइड्रोजन के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए। और दिस वन इज फॉर हीलियम। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर याद कीजिए हमने लास्ट क्लास डी ब्रोगली इक्वेशंस भी करी थी, लेकिन उसके हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे थे। तो एक काम करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है कितना 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। एंड हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 10⁻³ मीटर पर सेकंड दे रखी है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो याद कीजिए हमारे पास वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, लैम्डा बराबर h/mv। डी ब्रोगली ने क्या किया था, वेवलेंथ और मोमेंटम को कंपेयर किया था, वेवलेंथ बराबर h/mv। ये हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन थी, ठीक है। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वेवलेंथ बराबर h की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻³ अपॉन मास 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए ये 3 ऊपर जाएगा प्लस माइनस होगा और जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 31 है, ठीक है, 9.1 10⁻³ अब यहाँ पर जो वेवलेंथ हमारे पास आएगी वो आएगी 6.62 इंटू 10⁻³ प्लस 28, क्योंकि -31 में से +3 हट जाएगा तो 28 आएगा, ठीक है, माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे 9.1, ठीक है। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 0.73 इंटू 10⁻⁶, क्या आ जाएगी मीटर में आएगी, क्या आएगी मीटर में आएगी, ठीक है। और इसी को अगर हम और सही से लिखे तो इसको हम 7.3 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन से हम ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको वेवलेंथ और वेलोसिटी दे रखी है, बस मास इधर कर लेना और वेवलेंथ इधर ले आना, ठीक है। ऐसे ही हमारा मास कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम एक एनर्जी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या किया था, एनर्जी और वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को आपस में कंपेयर किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था, एक मिनट यार नीचे हो रहा पापा, देखिए ये मैंने यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इज 4.55 इंटू 10⁻25 जूल्स, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी बराबर हमारे पास क्या होता है hc/λ, लेकिन ये तो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 12 mv², ठीक है। और याद कीजिए हमने वेलोसिटी निकाल रखी थी, वेलोसिटी हमने कैसे निकाली थी, वेलोसिटी हमने निकाली थी √2ke/m, ठीक है। वेलोसिटी हमने ऐसे निकाली थी। तो एक काम करते हैं, पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें आंसर इससे। क्योंकि देखिए तो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, लेकिन हमें तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। और ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी है। तो एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से पहले हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर हमारे पास है √2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। तो यहाँ पर √2 इंटू 4.55 इंटू 10⁻⁻25
अपॉन मास कितना लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10⁻3 मीटर पर सेकंड, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब याद कीजिए डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर एच कितना 6.62 इंटू 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और मास हमें दे रखा है 9.1 10⁻31 और वेलोसिटी हमें दे रखी है 10⁻3। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है, कितना 7.3 इंटू 10⁻7 मीटर। चाहे तो आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, हमने काइनेटिक एनर्जी से, याद रखिए हमने काइनेटिक एनर्जी से क्या कैलकुलेट कर ली? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। तो बस आपको फॉर्मूलेज रिलेट करने आने चाहिए, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसका करते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा एक्स इंटू एम डॉट डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ पर जब भी आप सॉल्व करेंगे, याद रखना जब भी आप सॉल्व करेंगे, थ्योरी में तो लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप डिस्टेंस और मोमेंटम के प्रोडक्ट को, ठीक है, दूरी और मोमेंटम के प्रोडक्ट को जो है इक्वल टू लेंगे एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, तब इक्वल लेना है, अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है पोजीशन, फाइंड द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अनसर्टेनिटी पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमें पोजीशन दे रखी है, बस हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डेल्टा वी कैलकुलेट करनी है, तो इस फॉर्मूले से हम डेल्टा वी निकाल लेंगे। तो डेल्टा वी को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सबको नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं सोल्यूशन की तरफ देखूँ तो सोल्यूशन आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स, यही आएगा। ठीक है, बस अब मुझे वैल्यूज रखनी है, तो डेल्टा वी बराबर मेरे पास आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास में बताया 9.1 माइनस 31, और इंटू 10⁻10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 10⁻10 लिया है 1 एंगस्ट्रॉम की जगह। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर डेल्टा वी जो हमारे पास आया है, डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करने के बाद? 5.77 इंटू 10⁵, ये हमारे पास डेल्टा वी आ गया है मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही आप दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी निकाल ली। ऐसे ही क्या करेगा? आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी दे देगा, आपसे पोजीशन पूछ लेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको करके बताने। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ अ बुलेट, बुलेट के लिए बात कर रहा है, ऑफ अ बुलेट है ना, उसका मास, इट्स मास इज 10 ग्राम, उसका मास आपको दे दिया है 10 ग्राम, और उसकी अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी जो है वो है 5.25 इंटू 10⁻26 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको उसकी पोजीशन निकालनी है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे डी ब्रोगली इक्वेशंस के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपसे क्या करता हूं, मैंने आपको वेलोसिटी और वो सब बता दिया है। चलिए एक काम करते हैं, 2009 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं आप में से कितने बच्चे इसको सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in the ground state of hydrogen atom where its kinetic energy is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसकी ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस ग्राउंड स्टेट में इस एनर्जी के साथ उसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है, बस आपको वो पता लगाना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पता लगानी है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बस मैंने आपको यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है या क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है या आपसे सॉल्व भी होता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।